माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। और पार्ट नंबर 2, इसके पहले पार्ट में एक्टिव और पैसिव से संबंधित प्रश्नों को पढ़े थे और कुछ प्रश्न जो है इसमें पढ़ेंगे आप। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव एंड पैसिव का। बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एक्टिव और पैसिव से। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ अलग होता है। आप लोग जो है कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं जिससे सेंटेंस पूरा आपका गलत हो जाता है। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आती हैं, वो अतिरिक्त लगती हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे मैं 3 टेबल बनाया हूँ। एक में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एक में परफेक्ट टेंस है, एक में कंटीन्यूअस टेंस है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हमारे मूड को बदल देते हैं, मनोदशा को। ठीक है, 2 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते कौन कौन से हैं? विल आता है, शैल आता है, कैन आता है, कुड है, शुड है, मे है, माइट है, वुड है, नीड, डेयर, आट टू। ये सब आते हैं मॉडल वर्ब में। और जब भी मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। हमने इसको लिख दिया है। और परफेक्ट टेंस है, चाहे जो परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट का नाम आता है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, या पास्ट परफेक्ट की बात हो, या फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, यानी किसी भी प्रकार का परफेक्ट है तो समझ लीजिए वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। आप पढ़े होंगे, या तो हैज, हैव, हैड दिखे तब भी वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगेगा। बात आती है कंटीन्यूअस टेंस की। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, और परफेक्ट माने होता है पूरा हो जाना। तो कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता ही रहता है, और उसके साथ जो मेन वर्ब्स होता है उसका फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला वर्ब लगता है, फॉर्म लगता है। और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इन्हीं की मदद से हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जब टेंस में ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए, परफेक्ट टेंस मिल जाए, कंटीन्यूअस टेंस मिल जाए, तो अतिरिक्त कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। उन अतिरिक्त चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं वो अतिरिक्त चीज़ क्या है। वो अतिरिक्त चीज़ है बी। बी, और चूँकि बी माने होता है होना, बी माने है होना, और परफेक्ट है तो यहाँ पे बी न लगेगा, BEEN। और कंटीन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, क्योंकि आईएनजी लगा है तो बीइंग होगा। बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ बी लगता है, किसके साथ बी न लगता है, किसके साथ बीइंग। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो इनके तुरंत बाद बी लगाएंगे। परफेक्ट टेंस की कोई सहायक क्रिया होती है उसके बाद जो है सहायक क्रिया के बाद बी न लगाएंगे। और कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया अगर कोई आती है तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। आइए, स्ट्रक्चर क्या होगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप जानते हैं कि जैसे एक्टिव वॉइस में आपको बताया गया था, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब पैसिव वॉइस होती है तो उसमें जानते हैं पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इसमें कर्म की भूमिका सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे वो कर्म आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। उसके बाद वर्ब जो होते हैं वो बीच ही में रहेंगी। और मैंने बताया था अगर 2 वर्ब आए तो एक आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखना बहुत ज़रूरी है, भले एक्टिव वॉइस में ना हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यही तुरंत आपको क्या करना है, यही लगाना है। जो बी, बीन, बीइंग है यही लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यहाँ लगा सकते हैं बी, बीन और बीइंग। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। उसके बाद आप जानते हैं कभी एक हेल्पिंग वर्ब बच गया, मेन वर्ब बाकी है। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में।
और हेल्पिंग वर्ब तो बीच में है, उसका स्थान फिक्स होता है, तो वर्ब बीच में होते हैं तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आएगा, और बी बीन बीइंग भी हो जाएगा, क्योंकि बी माने होना, यह भी एक मेन वर्ब का काम करता है। और जो वर्ब होता है मेन, वो थर्ड फॉर्म में होता है पैसिव वॉइस में। तो हो गया ये हेल्पिंग वर्ब बीच में और मेन वर्ब, यानी जितने भी वर्ब हैं बीच में। उसके बाद क्या आता है आपको पता है, बचा क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के पहले ही आपको क्या लगाना होता है, प्रीपोजिशन। और कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, या तो बाई हो सकता है, या तो अदर कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, अदर प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट के पहले आएंगे, इन चीज़ों को ही ध्यान रखना है, और आपको ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले ही बाई लगता है, और हर जगह बाई नहीं लगता, ये भी हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि बाई भी लग सकता है, उसके अलावा अदर प्रीपोजिशन भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन यही एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो है कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं, वो अतिरिक्त चीज़ें हैं आप देखेंगे, बी बीन बीइंग। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बी की फॉर्म लिख देता हूँ कि बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। देखिए, बी के भी फॉर्म होते हैं, वैसे तो बी माने होता है होना, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म हो गया ये, फर्स्ट फॉर्म। और वाज और वेर जो है ये सेकंड फॉर्म होता है बी के, और बीन जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद बीइंग जो होता है वो फोर्थ फॉर्म होता है, तो बी फिफ्थ फॉर्म रहता है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी बी माने होना होता है, ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, और ए V2 हो गया, दोनों में से कोई एक, ए V3 हो गया, ए V4 हो गया, और V5 हो गया। तो अब इन्हीं का आवश्यकता हम लोग लगाते हैं करके। देखें कैसे इसका यूज किया गया है। देखें, अभी हमने बताया है कि जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, को पता ही होगा, जब भी इनका यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह से जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसी तरह से बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे बी, तो बी का फर्स्ट फॉर्म बी लगाया गया। ठीक, जिस प्रकार परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसी तरह से बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, इसलिए परफेक्ट में क्या लगाया गया, बीन लगाया गया। ध्यान से आप देखें, जिस प्रकार परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसी प्रकार बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, वो परफेक्ट के साथ बीन आ जाती है। जिस प्रकार कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है आईएनजी वाला फॉर्म, उसी तरह से बी का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला बीइंग होता है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है। यही चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया तो बीन का थर्ड फॉर्म आ गया, फोर्थ फॉर्म है तो बीन का फोर्थ फॉर्म आ गया। तो यही चीज़ आपको समझना है, और यह चीज़ें जो है मेन वर्ब के पहले ही आएंगी। अगर ये आप मिस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 2 नंबर चले जाएंगे। इन चीज़ों को समझना होगा, इसीलिए हमने कुछ कंटेंट ऐसे रखते हैं जो जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं लाया हूँ। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के। अब करना क्या है, अब जो प्रश्न मिला है आप उसी का यूज करेंगे, वो सिंपल सा, बस इतने आपको समझना था। देखिए अब आते हैं, हमें पहला प्रश्न मिला है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। सी नोज मी वेरी वेल, वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखेंगे, सबसे पहले ध्यान ही देना होता है हमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखना होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है वो सब्जेक्ट होता है, को पता है। कार्य कौन कर रहा है, सी, तो यहाँ पे सी जानने का, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इनके द्वारा कौन सा काम रहा, नोज जानने का, नो माने जानना, ये वर्ब हो गया। और किसे जान रही है, मुझे, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट में उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट आते हैं उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद वेरिएबल अच्छी तरह से, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यही है, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। बस इन्हीं से ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। चूँकि ऑब्जेक्ट मी है,
ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग आगे लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा और मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो। तो यहाँ देखिए हमने एक टेबल बना दिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो अगर सब्जेक्ट में आई लिखा है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, अगर सब्जेक्ट वी है ऑब्जेक्ट अस होगा, यू है तो यू होगा, ही है तो हिम होगा, सी है तो हर होगा, दे है तो देम होगा, नाउन है तो नाउन, अगर इट है तो इट होगा। तो अगर सब्जेक्टिव केस में है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो सब्जेक्टिव केस का आई होगा, यानी एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। तो अगर आई से मी होता तो मी से आई भी हो जाएगा, तो आई के स्थान पे मी लिखेंगे, मी के स्थान पे आई। तो वही काम करना है। यहाँ पे देखेंगे मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको आगे लाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। अब टेंस के हिसाब से देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आप उतार लेंगे, अगर नहीं दिया है तो देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया कुछ भी नहीं दिया गया है और वर्ब में एस या एस लगा है। जब वर्ब में एस या एस लगा होता है समझ लीजिए वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे इज एम आर, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो वाज वेयर लगाते, चूँकि इज एम आर में आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा एम। उसके बाद बी, बीन, बीइंग तब लगाएंगे जब टेंस होगा, आईएनजी वाला या मॉडल ऑक्सिलरी वाला या परफेक्ट वाला। तो चूंकि यह इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में तो आता ही नहीं परफेक्ट, कंटीन्यूअस और मॉडल ऑक्सिलरी, इसलिए बीइंग नहीं लगाया जाएगा, सीधे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है नो और नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, KNOWN। और हमने बताया है कि एक चीज़ आपको पहले ही वीडियो में कि नो के साथ अगर मेन वर्ब में नो आता है तो नो के साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि नो के साथ टू का यूज किया जाता है। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म आप तो लिख लिए, नोन हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा, या तो बाई आएगा या तो अदर प्रीपोजिशन। बाई नहीं यहाँ आएगा क्योंकि नोन है और नो के साथ जो है टू लगता है, इसलिए अदर प्रीपोजिशन में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक। और सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, और सी अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। आप देख पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में सी अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो हर हो जाता है। और जो वेरी वेल लिखा हुआ था उसको पीछे वैसे ही रहने देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा आई एम नोन टू हर वेरी वेल, ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही ध्यान रखना है, जो चीज़ अदर में आता है उसको आप पीछे से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं टू लिखा हूँ वो टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो सब्जेक्ट के पहले लगा है, ठीक है। अब तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे, ही हैज बॉट द टिकट्स, उसने जो है टिकट खरीदी, यानी वह टिकट खरीद चुके हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। उन्होंने टिकट, हाँ उसने टिकट खरीदे हैं या वह टिकट खरीद चुका है। चलिए ये परफेक्ट टेंस को शो करता है, हैज हैव, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ऑब्जेक्ट लाएं तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। तो बाई बाट माने खरीदना, क्या खरीद रहा है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। द टिकट्स आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो लिखेंगे आप द टिकट्स, TICKETS, द टिकट्स। अब देखेंगे टेंस कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं हैज हैव लगा है, मतलब परफेक्ट है, और परफेक्ट की सहायक क्रिया वही होती है। अगर सहायक क्रिया दी है तो वही उतार लेंगे। ऑब्जेक्ट में हो गया द टिकट्स, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो आप लगाएंगे। अगर हैज है, ये जरूरी नहीं कि हैज ही रहेगा, ही सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है, ठीक है। टिकट्स में एस लग गया, प्लूरल है तो हैज का प्लूरल क्या होगा, हैव हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको। उसके बाद बी, बीन, बीइंग देखेंगे। देखिए जब हैज हैव हैड, ठीक है, हैज हैव हैड आता है तो समझ लीजिए वो परफेक्ट होता है। परफेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे अतिरिक्त, ठीक है। हमने लिखा भी है यहाँ पे परफेक्ट। तो हैज हैव आ गया और हेल्पिंग वर्ब के ही बाद बी, बीन, बीइंग लगेगा, तो हैज हैव के बाद आएंगे आपको बीन लगाना होगा। यही आपको अतिरिक्त जोड़ना है, अगर ये मिस करते हैं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब जो आता है उसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब बाट होता है क्योंकि बाई का है थर्ड फॉर्म बाटे होता है। अगर हैज हैव है तो समझ लीजिए उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा होता है तो बाट हो जाएगा, BUUGHT, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट के पहले आप कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसके साथ अदर प्रीपोजिशन लगाया जाए, इसलिए हम लोग बाई का ही यूज करेंगे, बाई लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही अपने ऑब्जेक्ट के इसमें जब जाएगा तो ही का होता है हिम। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, दैट टिकट्स हैव बीन बॉट बाई हिम। अगला देखते हैं, दैट टीचर वाज टीचिंग द क्लास, अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है इसको देखेंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आना चाहिए। टीचिंग मैंने पढ़ाना एक वर्ब है और द क्लास यही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव इसको आप उतारेंगे तो हो जाएगा द क्लास। ठीक, यहाँ पे देखेंगे टेंस कैसा है, जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज दिया है। अगर वाज है तो इसका वर्ब भी हो सकता है प्लूरल में, सिंगुलर के लिए वाज होता है, प्लूरल के लिए वर्ब। तो चूंकि क्लास है और क्लास में जानते ही हैं क्लास सिंगुलर लिखा हुआ है क्योंकि क्लास और क्लासेज दो चीज़ होता है। क्लासेज है तो कक्षाएं होंगी, बहुवचन होगा, क्लास है तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का उतार लेंगे तो वाज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी, बीन, बीइंग तब लगाएंगे जब देखेंगे कि इनमें से कोई मिल रहा है, मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे जानेंगे कॉन्टिन्यूअस है, तो वर्ब में अगर आपको आईएनजी देखने को मिली तो समझ लीजिए वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आईएनजी देखने को मिल रहा है तो आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म, तो आईएनजी जब लग गया तो आईएनजी वाला पकड़िए। बी का आईएनजी क्या होता है, बीइंग होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। जैसे ही आप बीइंग लगाएंगे, अभी मेन वर्ब बचा है और पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना होगा, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो टीचिंग तो फोर्थ फॉर्म है, अब इसका जब फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म टीच होता है, और टीच का जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो टाट होता है, TAUGST। ठीक, अब बचा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है। तो सब्जेक्ट है द टीचर, और टीच के साथ कोई अदर प्रीपोजिशन लगता नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे क्या लगाएंगे, बाय लगा देंगे। और किसके द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है, तो द टीचर हो जाएगा, द टीचर। इस तरह से कंप्लीट हुआ, द क्लास वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन लिफ्ट दिस स्टोन, तुम इस पत्थर को उठा सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब हमारा है लिफ्ट, सब्जेक्ट को आपको पता है, सब्जेक्ट आपका शुरुआत ही में होता है, सब्जेक्ट यू है। इसके द्वारा कौन सा काम हो रहा है, लिफ्ट माने उठाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। क्या उठा रहा है, पत्थर नहीं बल्कि दिस स्टोन। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो वह समझ लीजिए टोटल नाउन हो जाता है, और वह जो मिलके होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ब के बाद तो दिस स्टोन ऑब्जेक्ट हो गया। अब करना क्या है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखना होता है ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे दिस स्टोन, यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद करना होता है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अगर टेंस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंस में आप दे रखा है तो वही नोट कर लीजिए, दिया है कैन। और कैन क्या होता है, तो कैन आप देख पाएंगे कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या लगता है, बी लगता है। ठीक है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो देखें, तो यहाँ पे बी, बीन, बीइंग में से कोई एक ले लेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन आता है तो कैन के साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लगाएंगे बी। जैसे ही बी, बीन, बीइंग लगाएंगे तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद उसको थर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो लिफ्ट मेन वर्ब है और उसका थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है, सब्जेक्ट के पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है। देखें लिफ्ट के साथ कोई अदर प्रीपोजिशन लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आप बाय लगा देंगे। और किसके द्वारा उठाने का काम हो रहा है, तुम्हारे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही लिखा जाएगा, बस अर्थ बदलता रहता है। हो गया, दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड बाई यू। अगला है आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यू उतार लीजिए। पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आप लिख लेंगे, चूंकि आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यू के साथ शैल लगता है तो यू के साथ विल ही होता है। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो यू के साथ विल, और विल और शैल क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनके साथ पैसिव वॉइस में क्या लगना होता है, बी लगना होता है। ठीक है, तो यहाँ बी लगाएंगे। अभी तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, जो मेन वर्ब आता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, TAUGST। उसके बाद जब मेन वर्ब होता है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में आगे होता है, और ऑब्जेक्ट स्थान पे लिखा कौन जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब आएगा तो बाय के साथ आएगा, तो बाय लगा देंगे। आई सब्जेक्ट है, लेकिन आई सब्जेक्ट है अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाके आएगा वो, तो आई का मी हो जाएगा। तो हो गया, यू विल बी टॉट बाई मी। अगला क्वेश्चन है, ही विल हैव कॉल्ड यू। विल हैव लगा है, विल है फ्यूचर, हैव है परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट है, तो चुका होगा, चुके हुए, चुकी होगी, यानी वह तुम्हें बुला चुका होगा, वह तुम्हें पुकार चुका होगा। ये टेंस है, इसका हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, विल हैव, दोनों मिलके हेल्पिंग वर्ब हैं,
और काल माने बुलाना, ये भी वर्ब, मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्टिव केस वही होगा, यू ही होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो वही उतार लीजिए। तो दिया है विल हैव, ये दिया गया है हेल्पिंग वर्ब विल हैव। एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा आपको, विल क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ बी लगाना होता है। और हैव क्या है, परफेक्ट टेंस है, इसके साथ बीन लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब एक ही साथ आते हैं तो किसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसके साथ आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये चीज़ हो जाता है। तो इसमें दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हैव, क्योंकि परफेक्ट जो है अपना एक अलग भूमिका निभाता है। अगर परफेक्ट वाली सहायक क्रिया है कहीं भी, हैज, हैव, हैड है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग लगाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हैव ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाएगा। अब करना क्या, हैव के हिसाब से, विल के हिसाब से आपको नहीं लगाना है। विल के हिसाब से लगाएंगे तो बी आएगा, लेकिन हैव के हिसाब से लगाएंगे तो परफेक्ट में चला जाएगा, बीन होगा। तो यहाँ पे इस हैव के हिसाब से लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि जब विल हैव, शैल हैव, यानी कोई भी ये हैज हैव का प्रयोग आता है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। विल के हिसाब से नहीं करेंगे, विल के हिसाब से करना होगा तो बी हो जाएगा, बी ई, लेकिन वो गलत हो जाएगा अगर हैव नहीं होता तब करते उसको। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है कॉल्ड, और चूंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म फुल लिख दिया है, कॉल्ड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले बाय लगा देंगे, और सब्जेक्ट है आपका ही अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हो जाएगा हिम, हो गया। यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। अगला प्रश्न देखते हैं, ही विल कंप्लीट द वर्क इन टाइम, वह समय से जो है अपना समय से काम पूरा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे विल लगा है तो फ्यूचर इंडिफिनिट को शो करता है। यहाँ पे कंप्लीट क्या है, वर्ब है पूरा करना, और क्या पूरा कर रहा है, द वर्क, ठीक है। बाकी इन टाइम आप लगा सकते हैं उसके बाद ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट आपका है द वर्क, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब दिया है टेंस में विल, तो यहाँ पे विल लगा लेंगे। विल क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप जानते हैं बी लगाना होता है, बी। अगर अधूरा हो गया तो समझ लीजिए गलत है। और जो मेन वर्ब आता है उसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट के बाद ही द वर्क था, तो आप उसके बाद दे वर्क तो आगे आ गया, बचा क्या, कंप्लीट के बाद इन टाइम, तो आप इन टाइम को इसे कर सकते हैं उसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट के ही बाद दे वर्क इन टाइम लिखा हुआ था, दे वर्क तो बन गया आगे, लेकिन बचा क्या, इन द टाइम, कंप्लीट के बाद इन द टाइम कर दी, इन टाइम हो गया। उसके बाद जानते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाई, तब जाके सब्जेक्ट रहता है, तो बाई लगा देंगे, और सब्जेक्ट किसके द्वारा हो रहा है काम पूरा, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। तो द वर्क विल बी कंप्लीट इन टाइम बाय हिम, या ऐसे भी कर सकते हैं, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम इन टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं, इन टाइम पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, यानी ओले जो है सभी फसलों को बर्बाद कर दिए। तो यहाँ पे द हेल स्टोन्स जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो है डिस्ट्रॉय माना होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, ये वर्ब है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अब किसे नष्ट कर रहा है, क्रॉप को नहीं बल्कि ऑल द क्रॉप, सभी फसल को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बस यही आपको ढूंढना है। चलिए पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है द ऑल द क्रॉप्स, ऑल द क्रॉप्स। अब देखिए हम लोग सब ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो टेंस देखेंगे किस प्रकार का है, तो देखेंगे वर्ब से ही पता चलता है टेंस। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। चूँकि इसमें सहायक क्रिया दिया भी नहीं है इसीलिए यहाँ पे ईडी लग गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म बताता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया पैसिव वॉइस के लिए होती है वो वाज वेयर होती है, एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के साथ वेयर। तो चूँकि ऑल द क्रॉप्स यानी सभी फसल की बात हो रही है तो ये बहुवचन हो गए, इसलिए हम लोग पास्ट में वेयर लगाएंगे, ठीक है। अब बी, बीन, बीइंग तब लगाएंगे जब कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या ऑक्सिलरी वर्ब हो। चूँकि यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ना तो परफेक्ट होगा ना तो कॉन्टिन्यूअस ना मॉडल वर्ब, इसलिए
बी बीन बीइंग कुछ भी नहीं लगेगा, सीधे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएंगे। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जिसके साथ ईडी लगा होता है पीछे वो समझ लीजिए थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वही लिखा जाता है। अब बचता क्या, किसके द्वारा नष्ट हो रहा है, तो बाई माने एज के द्वारा, और सब्जेक्ट क्या है, द हेल स्टोन्स, द हेल स्टोन्स। कंप्लीट हुआ, ऑल द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन है, माई मदर इज कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर होल फैमिली, यानी मेरी माता जी पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना रही हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।